नमस्कार। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप सभी श्रोतागण का अभिनंदन व आभार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन किताब की ऑडियो बुक, जो कि अमेजॉन, किंडले तथा फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और इस बुक को अमेजॉन ने बेस्ट सेलर नंबर 1 की श्रेणी प्रदान की है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन इस बुक की ऑथर हैं डॉक्टर रचना जैन, जो कि एक योग थेरेपिस्ट तथा एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। यह इस बुक का 10th पार्ट है, जिसमें इस बुक के चैप्टर 17 और 18 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाई रिस्पॉन्स, F3 मोड। उपनिषद में ऋषियों और योग के आचार्यों को इस बात का ज्ञान था कि मन किस प्रकार प्राण के माध्यम से भौतिक शरीर में अनेक क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य करता है। तंत्रिका जीव वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में ऐसे कुछ स्थानों का पता लगाया है जिनके प्रवर्तन द्वारा हास्य, योग, क्रोध, शांति जैसे विभिन्न भावों का आवाहन किया जा सकता है। उत्तेजित हाइपोथैलेमस पूरे शरीर में प्रतिक्रियाओं को इतने श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो शरीर को लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। अदृश्य चुंबकीय शक्तियां भौतिक पदार्थों को संचालनशील कर सकती हैं। वैसे ही मन प्राण के विभाजन को बदलकर उसके द्वारा स्थूल भौतिक शरीरों में विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। मन और प्राण संरचना की दृष्टि से यह मूलतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, मुख्य प्राण सूक्ष्मतर होता हुआ अपने को मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में प्रकट करता है। इस तरह मन और पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के बीच गहरा संबंध है। जब मन शुद्ध या परेशान होता है तो प्राण उद्विग्न हो जाते हैं। श्वास में बेतरतीबी और असंतुलन इस बात का प्रमाण है। लड़ो या भागो अनुक्रिया एक प्रतिक्रिया है जिसे हाइज़राउज़र या तीव्र तनाव प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, जो किसी अनुमानित हानिकारक घटना, हमले या अस्तित्व के लिए खतरे के प्रति अनुक्रिया के रूप में घटित होती है। इसका वर्णन सबसे पहले वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने किया था। लड़ाई या भागना प्रतिक्रिया स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रिया है जो कि भय की स्थिति में तनावपूर्ण घटना है। इस खतरे की स्थिति में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सक्रिय होता है और एक तीव्र तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है जो कि शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करती है। इसके कारण खतरनाक स्थितियों में जीवन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन चिंता, क्रोध, डर या तनाव के कारण यही भावनाएं जब दैनिक जीवन में बार बार घटित होती हैं तो ये हमारे शरीर को बीमार बना देती है। लड़ो या भागो एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है जो मानव को खतरे से निपटने के दौरान उससे लड़ने या भागने की स्थिति होने पर ऊर्जा का संचार उन अंगों में बढ़ाता है जो दोनों परिस्थितियों में उपयोग में आते हैं। प्राचीन समय में जब मानव गुफाओं में रहता था, तब जब भी गुफा से बाहर निकलता था तो उसके सामने कई खतरनाक स्थितियां आ जाती थी। ये परिस्थितियां कभी कभी आती थी, लेकिन आधुनिक समय की जीवन शैली कुछ इस तरह से है कि व्यक्ति सदा ही प्रतिद्वंदिता और कठिनाइयों में जीता है। अधिकांश लोगों को सदा ही संघर्ष या पलायन के लिए तनाव युक्त स्थिति में रहना पड़ता है। उसे जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष या विपत्तियों का लगातार सामना करना पड़ता है। लगातार असंतोष, शोक और तनाव की स्थिति में बनी रहने के कारण मनुष्य अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता जाता है।
अनेक अस्वाभाविक आदतें इस समय मनुष्य में देखी जा सकती हैं, जैसे बेचैन रहना, लगातार हाथ या पैरों को हिलाते रहना, नाखून दांतों से काटना, पेशियों में तनाव का निर्माण, व्यर्थ में पलकें झपकाना। इन क्रियाओं का कारण ही तनाव है। इन क्रियाओं को व्यक्ति इतनी सहजता से करता है कि वह स्वयं भी इससे अनजान रहता है। यही क्रियाएं ही मनोकायिक रोगों का पूर्व संकेत है। लंबे समय तक जब यह स्थिति बनी रहती है तो मनुष्य की श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया तथा हृदय गति में अस्वाभाविकता को जन्म देती है, जो धीरे धीरे मनोकायिक रोग जैसे उच्च या निम्न रक्तचाप, अल्सर, मधुमेह से उसे ग्रसित कर देती है। शरीर में संघर्ष, पलायन एवं रक्षा का भार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तथा एड्रिनल ग्रंथि पर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तनाव, भय, क्रोध तथा विपत्ति आदि की स्थिति में एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे एड्रेनालिन कहते हैं। यह शरीर को संघर्ष या पलायन के लिए तैयार करता है। इस खतरनाक परिस्थिति में मानव के सामने दो ही स्थिति निर्मित होती हैं कि वह उस स्थिति से लड़े या भाग जाए। दोनों ही स्थितियों में क्रोध या डर के भाव का उदय होता है। दोनों ही नकारात्मक भाव शरीर को प्रभावित करते हैं। ये भाव तनाव से भी कम समय में मस्तिष्क की कोशिकाओं में परिवर्तन करते हैं। इन परिस्थितियों में मानव को उसके बाहरी मांसपेशियों, हाथ तथा पैर की जो मांसपेशियां हैं उन्हें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर स्वयं ही ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डालता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तनाव हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। श्वास तेज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। बाहर की मांसपेशियों में खून का संचार बढ़ जाता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता रहे। पाचन क्रिया को रोककर सारी शक्ति बाहर की ओर लगा दी जाती है। विपत्ति का सामना करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील होकर शरीर को अधिक क्रियाशील बनाए रखता है। सामान्य स्थिति में सहज चलने वाली शरीर की क्रियाओं में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। क्रोध या डर दोनों ही नकारात्मक भाव हैं, जिनके लगातार संचार होने पर एंजाइना, अम्लता, अस्थमा, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, तनाव, सिर दर्द, स्ट्रोक, नपुंसकता, अनिद्रा, मधुमेह आदि का जन्म होता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सामान्य रूप से यह 60 से 80 प्रति मिनट दिल धड़कता है। शरीर का रक्तचाप सामान्य रूप से 120 से 80 होना चाहिए और शरीर का तापमान 98.6 होना चाहिए। जैसे ही किसी खतरे को सामने देखते हैं, मानव के मस्तिष्क में खतरे का संकेत जाता है। मस्तिष्क का एमिगडाला हाइपोथैलेमस को खतरे का संकेत देता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम है। यह शरीर को अलर्ट मोड पर लाता है और शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से तनाव हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं। यहाँ हम मुख्यतः प्रभावित करने वाले दो हार्मोन्स का वर्णन करेंगे। अलर्ट मोड पर आने पर किडनी के ऊपर टोपी के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनालिन से एड्रेनालिन हार्मोन्स स्रावित होने लगता है तथा दूसरा कार्टिसोल। ये दोनों ही तनाव हार्मोन्स हैं। तो आइए पहले हम इन्हें समझते हैं कि आप 100 की स्पीड से कार चला रहे हैं, अचानक सामने एक कार आ जाती है तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लेन बदलते हैं और आप सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, मांसपेशियां तेजी से कार्य करने लगती हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, श्वास तेज हो जाती है। यही एड्रेनालिन या संकटकालीन हार्मोन्स है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हृदय की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। क्रोध या डर के भाव होने पर हाइपोथैलेमस शरीर में सिग्नल भेजता है, जिससे शरीर में अनेक बदलाव आते हैं। ये बदलाव ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा लाए जाते हैं। हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास तेज हो जाती है, शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन्स स्रावित होने पर दूसरा मुख्य हार्मोन्स कार्टिसोल भी स्रावित होता है।
यह सामान्यतः तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन्स भी एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। यह हार्मोन्स जब रक्त में मिलता है तो यह रक्तचाप व रक्त शर्करा को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देता है। संघर्ष या पलायन के खतरे का आभास होते ही ब्रेन के एमिगडेला में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यह सिक्योरिटी अलार्म की भांति हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होकर हार्मोन्स ACTH का स्राव शुरू करती है। उसी समय एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन तथा कार्टिसोल का उत्पादन होता है। दोनों ही हार्मोन्स मानव शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देते हैं। लीवर की संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगती है। यह ग्लूकोज रक्त के साथ मिलकर बाह्य मांसपेशियों तक जाती है। इसी समय कार्टिसोल हार्मोन्स फैटी एसिड को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जो खतरे से लड़ने या भागने के लिए पूरे शरीर की मांसपेशियों को तैयार करता है। तो इस तरह हम देखें तो शरीर में निम्नलिखित बदलाव आते हैं। हृदय और फेफड़ों की गति तीव्र हो जाती है। पेट के आंतरिक अंगों में रक्त का संचार धीमा हो जाता है। फलस्वरूप पाचन क्रिया अत्यंत धीमी या मंद हो जाती है। शरीर के कई हिस्सों में रक्त वाहिनियों में कसाव आ जाता है। मांसपेशियों में ऊर्जा की प्रबलता के लिए चयापचय क्रिया तेज हो जाती है, जिससे वसा व ग्लाइकोजन की रक्त में मुक्ति होने लगती है। मांसपेशियों के लिए रक्त वाहिनियों का फैलाव होने लगता है। अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड्स जो आंसुओं का उत्पादन करती है तथा लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड जो लार का उत्पादन करती है, दोनों कार्य करना बंद कर देती है। आंखों की पुतली में फैलाव आ जाता है। शरीर का निर्माण कार्य रुक जाता है। सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। टनल विजन बढ़ जाता है तथा पेरिफेरल विजन कम हो जाता है। स्पाइनल रिफ्लेक्शन का विघटन हो जाता है। शरीर में कंपन होने लगता है। शरीर के अन्य हिस्सों से रक्त प्रवाह को मोड़कर सक्रिय मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। शरीर के अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए रक्तचाप, हृदय गति, रक्त शर्करा और वसा में वृद्धि हो जाती है। प्रतिक्रिया के दौरान चोट लगने की स्थिति में अत्यधिक रक्त की हानि को रोकने के लिए शरीर के रक्त के थक्के का कार्य तेज हो जाता है। शरीर को अतिरिक्त गति व शक्ति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों के तनाव में वृद्धि हो जाती है। मानव मस्तिष्क में जहां एक ओर तनावपूर्ण स्थिति निर्मित करने की क्षमता है, तो वहीं दूसरी ओर इसका एक हिस्सा सेप्टल रीजन विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को घटाकर तनाव कम कर देता है, जिससे मन व शरीर को शिथिलता की अनुभूति होती है। ध्यान के द्वारा जीवन भर मनुष्य सेप्टल रीजन को क्रियाशील बनाए रख सकता है। संघर्ष या पलायन की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रतिदिन संपूर्ण शरीर को पूरी तरह विश्राम देना आवश्यक है। यह विश्राम की अवस्था नींद में प्राप्त होती है, पर कुछ लोग इतने तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं कि वे नींद में भी तनाव रहित नहीं हो पाते हैं। संघर्ष या पलायन की स्थिति का अति होना या लंबे समय तक बने रहने के कारण भी नींद पर्याप्त रूप से शरीर को विश्राम नहीं दे पाती है। तब गहन विश्राम की आवश्यकता होती है, जो शरीर की आंतरिक सामान्य क्रियाओं को सामान्य अवस्था में ला सके। ध्यान से यह गहन विश्राम की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ध्यान के दौरान एड्रिनल ग्लैंड्स को शांत व संतुलित किया जा सकता है तथा मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य अपने मन को बदलकर ही निश्चिंत, सुखी व आनंदमय जीवन यापन कर सकता है। इस बदले हुए मन का असर शरीर पर भी होगा, जिससे वह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जीवन भर बनाए रख सकेगा। बिना मन को बदले जीवन में सुख की तलाश करना एक मृग तृष्णा है। रोग मुक्त जीवन के लिए अपने मन को एक नई दिशा ध्यान के द्वारा देकर अपने मानसिक स्तर को परिवर्तित कर कष्ट व दुख से मुक्ति की ओर उसे अग्रसर करें। हमारी चिंता के प्रमुख 3 कारण हैं: भूतकाल से लगाव, वर्तमान से असंतुष्टि और भविष्य की चिंता।
इसे बदलें, भूतकाल को रिपेयर करें, वर्तमान को प्रिपेयर तथा भविष्य को एम्पावर करना ही सुखी जीवन का राज है। विगत कुछ वर्षों में बहुत से डॉक्टर एवं वैज्ञानिक शरीर पर योग के प्रभाव की जांच कर रहे हैं। पूर्व प्रचलित अभ्यास ज्यादा सक्रिय थे, उनमें गतिशीलता एवं लयबद्धता थी, परंतु स्वामी शिवानंद जी ने योगासन एवं प्राणायाम पर पुस्तक लिखकर बताया कि योगासन मात्र व्यायाम नहीं है, अपितु यह शरीर की आंतरिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाली क्रिया है। आरंभ में वैज्ञानिकों को इस बात पर स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई हुई कि आसन, प्राणायाम, षट कर्म की क्रियाएं असाध्य रोग जैसे दमा, मधुमेह, रक्तचाप, चर्म रोग, एक्जिमा, पेप्टिक अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, गठिया या वात रोगों में लाभदायी है। परंतु समय के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण आज सभी डॉक्टर व वैज्ञानिक योग की सत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। योग में यह प्रयास किया जाता है कि कारण का निदान हो, और कारण के निदान में समय तो निश्चित रूप से लगता ही है, क्योंकि कारण तो मन की गहराइयों में है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर रहती हैं, उसी प्रकार रोग की जड़ मन तथा प्राण के भीतर रहती है। प्राणों में कमी हो, स्फूर्ति, शक्ति और सामर्थ्य में कमी आती है। अगर जड़ मन में है, तब निराशा, भय, आक्रोश, इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। किसी रोग की जड़ तक पहुंचने के लिए जो योग का सहारा लेते हैं, योग धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि यह कोई दवा नहीं है, लेकिन योग के द्वारा जो फायदा होता है वह स्थायी होता है। इसीलिए योग चिकित्सा पद्धति आज प्रचलित हो रही है। जब स्वामी शिवानंद जी ने अपनी पुस्तक लिखी तो उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। पहला यह कि आसन के अभ्यास से अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन दूर होते हैं। मानव शरीर में तो बहुत प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनका सीधा संबंध रक्त वाहिनी प्रणाली से है, जिसमें हार्मोन्स का संचार किया जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष महत्व की हैं, क्योंकि इनके द्वारा पूरे शरीर की रूपरेखा, जैसे व्यक्ति का स्वभाव, आचार, विचार और अन्य कई बातों की पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, चूलिका ग्रंथि पैनक्रियाज जो इंसुलिन का उत्पादन करती है, एड्रिनल जो एड्रिनलिन रस बनाती है, अंडकोश जो प्रजनन हेतु शुक्राणु बनाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन से अन्नमय कोश या स्थूल शरीर से संबंधित रोगों के होने की अधिक संभावना रहती है। एक विशेष महत्वपूर्ण पक्ष जो बीमारी पैदा करने हेतु जिम्मेदार है, वह है तंत्रिका तंत्र का असंतुलन। अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका समूह संवेदनाओं के आवागमन संबंधी कार्यों का नियमन करते हैं। इन दोनों प्रकार की कार्यवाही में किसी तरह का बड़ा असंतुलन उत्पन्न होने से दैनिक जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है। यही संस्थान अंतःस्रावी प्रणाली को भी नियंत्रित करते हैं तथा उसे नियमित रखते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ही पैनक्रियाज में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दोषी है। जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है और शारीरिक श्रम नहीं करता है, तो यह इस बीमारी का प्रथम कारण है। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव चिंता से पीड़ित होता है, तब परानुकंपी नाड़ियां जरूरत से ज्यादा क्रियाशील हो जाती हैं। इनका कार्य सुचारू ढंग से नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप इच्छित मात्रा में रस की आपूर्ति नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप, धनुरासन करते समय न केवल शरीर की मालिश होती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाने से भी लाभ होता है। साथ ही पेट के आंतरिक दबाव के कारण तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाने से स्रावों का सही उत्पादन या संतुलित उत्पादन होने लगता है। योग में एक आसन है शशांक आसन। इसमें वज्रासन में बैठकर माथा आगे झुककर जमीन पर लग जाता है।
इसमें शरीर में एक क्रिया शुरू होती है। एड्रेनल ग्रंथियों से एड्रेनालिन की मात्रा निकलती है और खून में मिलती है, और खून में मिलने के बाद अपना असर करती है। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको श्वास की बीमारी, जिनको दमा की शिकायत है, उनको बाहर से कार्टिजोन तथा एड्रेनालिन द्रव्य मनुष्य के अंदर विद्यमान है। जिस समय आप योग की क्रिया कर रहे हैं तो ये रस ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त नलिकाओं में जाकर मिल जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उनके लिए शशांक आसन करना उन्हें क्रोध पे नियंत्रण करना और उसे नियमित करना सिखाता है। श्वास में होने वाले असंतुलनों से शरीर संबंधी क्रियाओं में बाधा आती है और वे रोग बन जाते हैं। दमा, दाहक, आंत संलक्षण, आधा सीसी दर्द, अति अम्लता आदि रोग इन्हीं असंतुलनों का परिणाम है। ये बीमारियां पंच प्राणों को बाधित करती हैं, फिर मन को और फिर वरिष्ठ प्राण को, और इस तरह ये अपने को दोहराती चली जाती हैं। इस अनिष्टकारी चक्र को औषधि विज्ञान के हस्तक्षेप से या योग प्रणालियों के अभ्यास से तोड़ा जा सकता है। प्राणायाम शरीर के अंदर एवं प्राणमय कोश में पंच कोशों के कार्यों को प्रणालीबद्ध रूप से सुव्यवस्थित करने का विज्ञान है। यह विज्ञान शरीर मन से जुड़ी समस्याओं, जिज्ञासाओं और सवालों का केवल उत्तर ही नहीं देता, बल्कि इन आंतरिक प्राणी शक्तियों को समझने और इन पर नियंत्रण पाने में भी मदद करता है। प्राणायाम अपनी विस्तृत परिभाषा के रूप में या अर्थ में कुंडलिनी योग या क्रिया योग सहित योग प्रणालियों के विशेष क्षेत्र को व्याप्त करता है। पारंपरिक रूप में प्राणायाम प्राण के ऊपर नियंत्रण करने के लिए श्वास का कार्य है और मन को प्रशमन की स्थिति में ले जाता है तथा वरिष्ठ प्राण के साथ सामंजस्य प्रदान करता है। आधुनिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्याधियों से मुक्ति पाने की कुंजी विद्यमान है। व्यक्ति में संतुलन की स्थिति में लाने के लिए सजगता, सामंजस्य, मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन आदि के गुण आने आवश्यक है। योग के आसन, प्राणायाम, शिथिलीकरण, एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास व्यक्ति में सजगता, संतुलन और समत्व की स्थिति लाने का साधन है। मनुष्य के भीतर सतत ऊर्जा बहती रहती है। ऊर्जा जिन परिपथों, जिन रास्तों से गुजरती है उन्हें नाड़ियां कहते हैं। बायोप्लाज्मिक एनर्जी चैनल अथवा नाड़ियां या प्राण वाहिनी। सारा शरीर प्राण और मन का सृजन है, अर्थात शरीर और मन के सम्मिलन से बना है। सूक्ष्म प्राण हमारे शारीरिक गतिविधि और क्रियाशीलता के लिए जिम्मेदार हैं और मन सोचने और अनुभव करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। इस संपूर्ण प्रणाली की दो प्रमुख शक्तियां हैं। यदि ये जुड़वा शक्तियां अपना संतुलन खो दें तो यही असंतुलन सामाजिक और व्यवहारिक असंतुलन शारीरिक और मानसिक व्यवहार पर उतर सकता है। राज योग और हठ योग इन्हीं दो शक्तियों को सबल बनाने के लिए किया जाता है। आसन प्राणायाम के अभ्यास से प्राण संतुलित होते हैं और ध्यान, शिथिलीकरण और एकाग्रता के अभ्यास से मन संतुलित होते हैं। प्राण विद्या संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा के संचरण की एक अचूक तकनीक है। इस तकनीक से जहां भी शरीर में ऊर्जा की जरूरत से अधिक संग्रह होता है उसे वहां से हटाकर संतुलित किया जाता है। प्राण की अपर्याप्त आपूर्ति के फलस्वरूप होने वाली बीमारियों का उपचार करने के लिए जिन अंगों में प्राण का अधिक प्रवाह हो रहा होता है वहां से कम प्रवाह वाले अंगों की ओर उसे दिशांतरित किया जाता है। इसके लिए प्राण को एक प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा में और तत्पश्चात अतीन्द्रिय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जब प्राण ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है तो इसे अंगुलियों से, दृष्टि से अथवा विचारों के माध्यम से शरीर के बाहर भी संचारित किया जा सकता है। कुछ ही लोग अपने मनो आरोग्य प्रदान की जन्मजात क्षमता लेके आते हैं।
परंतु यदि हम प्राण विद्या का नियमित अभ्यास करें तो अवश्य ही कुछ सीमा तक हम अपने भीतर यह क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। यह तकनीक हमें केवल मानव शरीर के भीतर छिपे ऊर्जा के अपार भंडार से परिचित कराती है, बल्कि अपने तथा दूसरों के आरोग्य लाभ के लिए इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए यह भी सिखाती है। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है, अतः इसका समावेश हमारे दैनिक जीवन में एक नियमित चर्या के रूप में होना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावात्मक, अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास से यह संतुलन पाया जा सकता है तथा उच्चतर सत्ता के साथ एकात्म स्थापित हो, उसके पूर्व यह करना अनिवार्य भी है। योग विज्ञान का प्रभाव व्यक्ति के सबसे पहले बाह्य पक्ष अन्नमय कोश से अर्थात शरीर से प्रारंभ होता है, जो अधिकतर व्यक्तियों के लिए एक व्यवहारिक और सुपरिचित आरंभिक बिंदु है। अन्नमय कोश में असंतुलन का अनुभव होने से अंगों, पेशियों और तंत्रिकाओं तथा अंतःस्रावी प्रणाली और ग्रंथियों के कार्यकलाप में सामंजस्य नहीं रह जाता है। वे एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के अनियमित होने से तंत्रिका तंत्र की कुशलता इतनी कम हो जाती है कि रोग की संभावना बढ़ जाती है। योग का लक्ष्य शरीर के विविध कार्यकलापों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना है ताकि वे संपूर्ण शरीर के हित में कार्य कर सकें। अधिकतर लोग शरीर को सुखी बनाने के पक्ष में रहते हैं, परंतु मन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कभी किसी को सिर दर्द होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, परंतु ईर्ष्या या द्वेष होती है तो उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। जिस प्रकार स्थूल शरीर है, ठीक उसी प्रकार मनोमय शरीर भी है। वह दिखता नहीं है, परंतु वह शरीर से ज्यादा प्रभावशील है और शरीर से कहीं ज्यादा सत्य और ठोस है। वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है, और जितना शक्तिशाली यह सूक्ष्म शरीर है, उससे ज्यादा शक्तिशाली वह सूक्ष्म शरीर, वह मनोमय शरीर है। मन को एक शरीर के रूप में देखना चाहिए। यदि उसको शरीर के रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि जिस प्रकार शरीर को बीमारी होती है उसी प्रकार मन की भी बीमारी हो सकती है। अतः हमें शरीर की बीमारी के साथ साथ मन की बीमारी का भी निवारण का उपाय करना होगा। जिस प्रकार से रोगी अगर रोग में पथ्य ग्रहण नहीं करता है, औषधि ग्रहण नहीं करता है, किसी प्रकार का परहेज नहीं करता है तो और ज्यादा बीमार हो जाता है और एक के बाद दूसरी बीमारी होती जाती है। उसी प्रकार मन की बीमारी है, वह इतनी व्यापक है कि संसार में जितने भी संग्राम हुए हैं ये सब मन की बीमारी के परिणाम स्वरूप ही हुए हैं। मानव भोजन शरीर के लिए करता है, वह भोजन शरीर में जाकर रक्त बनाता है और शरीर पुष्ट होता है, बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार मन के लिए भोजन और पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। जिन्हें यह सब नहीं मिलता उनका मन दुर्बल रहता है, जो दुखों को सहन नहीं कर सकता है। मन की बीमारियों को दूर करने के लिए योग में अनेकों उपाय हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों के शास्त्र दोनों ने यह बताया है कि सर्दी हो या जुकाम हो, सिर दर्द हो, मधुमेह हो, घुटने का दर्द हो, कैंसर हो या अल्सर हो, ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां मन से संबंध रखती हैं। और जब हम मन का उपचार करते हैं तो शरीर का भी उपचार होता है। जब हम मन को ठीक ढंग से रखते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक ढंग से रहता है। यह मन शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है, इस शरीर का मास्टर है। इसी मन को दृष्टि में रखते हुए हमारे यहाँ योग विद्या आई, जिनमें से कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग आदि हैं। इन सभी का मूल लक्ष्य है मन को स्वस्थ बनाना, मन की बीमारियों को दूर करना, मन को पौष्टिकता प्रदान करना और मन की सहनशीलता को बढ़ाना। यह मन सूक्ष्म है, चेतना के रूप में है।
इसको पकड़ नहीं सकते हैं, भावना के कारण मन बीमार होता है, तो भक्ति योग उसका निवारण होता है। दैनिक जीवन की कठिनाइयों के कारण जो मन की बीमारी होती है, उसके लिए कर्म योग दिया है। चित्त के विक्षेप के कारण, चंचलता के कारण मन के अंदर जो निराशाएं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके लिए राजयोग दिया है। और नासमझी की वजह से, जिसको अज्ञान कहते हैं, मनुष्य को मृत्यु से, निंदा से, धन एवं पुत्र हानि से जो कष्ट होता है, या जो मन विक्षिप्त और विकृत होता है और बीमार पड़ जाता है, उसके लिए ज्ञान योग दिया गया है। गलत भोजन के कारण शरीर के अंदर गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो शरीर में विकृत द्रव्यों को बनाती हैं, उसे दूर करने के लिए हठ योग प्रणाली दी गई है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक ही रास्ता है, जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का भी एक ही रास्ता है, उतना ही विचार करो जितना पचा सको। पानी की आणविक संरचना पर सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के प्रभाव। जापानी वैज्ञानिक मोजेरू इमोटो ने पानी की आणविक संरचना पर सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के प्रभाव का वर्षों तक अध्ययन किया है और पाया कि प्रदूषित पानी पर यदि लगातार सकारात्मक विचार जैसे प्रार्थना, प्रेम, करुणा तथा मैत्री आदि को प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह चार्ज होकर ऊर्जा से भर जाता है। इस अणु की संरचना सुंदर हो जाती है। वही यदि पानी के अणुओं पर नकारात्मक भाव जैसे नफरत, ईर्ष्या, जलन और घृणा आदि को प्रक्षेपित किया जाए, तो पानी के अणुओं की संरचना विद्रूप बन जाती है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी पाया जाता है, जो लगातार उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि लगातार सकारात्मक विचारों और शब्दों के माध्यम से नाली के गंदे पानी को भी साफ, हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। चैप्टर 18 मनोदैहिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। विश्व के प्रत्येक स्थान में प्रत्येक आयु वर्ग के स्त्री पुरुष आज अपनी मानसिक आवश्यकताओं और अंतर वैयक्तिक संबंधों के लिए गहन यंत्रणा का सामना कर रहे हैं। भावनात्मक असंतुष्टि उनको तनाव से ग्रसित कर उन्हें आंतरिक रूप से जर्जर बना रही है, जिसका परिणाम मनोरोगों तथा मनोकायिक रोगों के रूप में सामने आ रहा है। मानवीय चेतना का यह विखंडन पारिवारिक और सामाजिक विखंडन को जन्म दे रहा है। सामाजिक विखंडन बन के राष्ट्रीय विखंडन का रूप ले लेता है। इस तरह राष्ट्रीय विखंडन के मूल में ही मानव का व्यक्तिक विखंडन निहित है। इस तरह यह समस्या मात्र व्यक्तिगत नहीं, वरन सामाजिक राष्ट्रीय स्तर की है। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब उसकी आत्मा के 7 स्वाभाविक गुण आनंद, शांति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख और प्रेम होते हैं। जैसे जैसे मानव बड़ा होता जाता है, उसके इन स्वाभाविक गुणों पर माया, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन आदि का आवरण चढ़ने लगता है और आत्मा के स्वाभाविक गुण कम होते जाते हैं। ये स्वाभाविक गुणों का प्रभाव मानव के विभिन्न अंगों पर रोगों के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि शांति की कमी फेफड़े, ज्ञान की कमी मस्तिष्क, आनंद की कमी अंतःस्रावी ग्रंथियां, शांति की कमी पेशीय तंत्र, पवित्रता की कमी व्यक्ति की चेतना, सुख की कमी पेट, प्रेम की कमी दिल पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जो रोगों को जन्म देती है। बीमारी का उद्गम शरीर तथा मन दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अनेक बीमारियां पहले मन में पनपती हैं, उसके बाद शरीर में उनकी बाह्य अभिव्यक्ति होती है। ऐसी बीमारियों को मनोकायिक नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले शरीर में प्रकट होती हैं, उसके बाद मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इन्हें कायिक मनोरोग कहते हैं। हठ योग और तंत्र शास्त्र ने उपयुक्त दोनों प्रकार की बीमारियों से निपटने, उनके उपचार और रोकथाम के लिए अनेक तकनीकें सुझाई हैं। इनकी मान्यता है कि शरीर आधार है और प्राण ऊर्जा उसकी शक्ति है। शरीर और मन दोनों अपनी क्रियात्मक ऊर्जा के लिए प्राण पर निर्भर रहते हैं।
जब प्राणायाम तथा प्राण विद्या की तकनीकियों के द्वारा हम प्राण ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन लाते हैं तो यह कायिक मानसिक दृष्टि से एक उपचार पद्धति होती है। योग में यह परिकल्पना है कि सभी प्रकार की बीमारियों का मूल कारण शरीर में प्राण ऊर्जा का असंतुलित प्रवाह है। यहाँ तक कि मानसिक रोगों का कारण भी प्राण वितरण का असंतुलन ही माना जाता है। शरीर व मन में घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि शारीरिक व्याधि का मन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा प्राचीन काल में माना जाता था, तथा मानसिक व्याधि का शरीर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वर्तमान में दोनों में घनिष्ठ संबंधों को मान्य किया गया है, दोनों को एक इकाई के रूप में माना गया है। लंबे समय तक मानसिक कार्य करने पर शरीर थक जाता है या अधिक समय तक शारीरिक मेहनत करने पर मन थक जाता है। हम उस शारीरिक थकन के साथ कोई रचनात्मक कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। अतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी का संबंध मन और शरीर दोनों से संबंधित होता है और दोनों के संतुलित उपचार से ही उस रोग का निवारण संभव है। ध्यान में मन व शरीर दोनों को एक इकाई के रूप में माना जाता है। ध्यान में संपूर्ण व्यक्तित्व को समेटा जाता है। ध्यान के अभ्यास से रोगी व्यक्तियों में रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है, जिससे वह रोगों से लड़कर उनसे निजात पाने में सक्षम हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले मन व शरीर पर नियंत्रण रखकर ध्यान की विधि को योग्य गुरु द्वारा सीखा जाना चाहिए। गुरु रोग को देखते हुए उसकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं से संबंध को जानकर आवश्यक अनुसार दिशा प्रदान कर सकता है। आधुनिक समय में मनुष्य का तनाव युक्त अत्यंत व्यस्त जीवन होने के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों का शिकार मनुष्य होता है। ध्यान इससे मुक्ति का सहज मार्ग है। मन में जैसे विचार होंगे वैसी ही शरीर पर प्रतिक्रिया होगी। यदि आप किसी के प्रति द्वेष की भावना रखेंगे तो इसके फलस्वरूप शरीर में कोई रोग घर कर जाएगा। समस्त रोग पहले मन में पैदा होते हैं, उसके बाद शरीर में। शारीरिक रोग की बजाय मानसिक रोग अधिक घातक होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य सद्विचारों द्वारा प्राप्त होता है। बुरे विचारों पर अच्छे विचारों द्वारा विजय प्राप्त करना ही मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। सेवा, करुणा, मैत्री, सहानुभूति तथा प्रेम द्वारा ही बुरे विचारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मन में रोगों की कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। शारीरिक रोगी होने पर भी उस रोग के बारे में लगातार सोच रोग को बढ़ाती है। सदैव यही अनुभव करना चाहिए कि मैं तन मन से स्वस्थ हूँ। लगातार ऐसे विचार दोहराने से अवचेतन मन इन्हें ग्रहण करने लगता है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं आरोग्य आत्मा हूँ। आत्मा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इन रोगों से परे है। वह स्वस्थ शक्ति, प्राण तथा तेज का पुंज है। इस पर कीटाणुओं, जीवाणुओं या रोगों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। न ही इसमें दुर्बलता, शक्तिहीनता या अशांति की वृत्ति को प्रवेश मिलता है। इन दृढ़ विचारों से धीरे धीरे बीमारी लुप्त होती जाती है। शरीर हमारे मन का गुलाम है। वो मन के हर क्रियाकलापों का पालन करता है, भले ही वह सोच समझकर चुने हुए हों या अपने आप व्यक्त किए हुए हों। अनैतिक विचारों के साथ ही शरीर तेजी से रोगों का घर बन जाता है और नष्ट होने लगता है। आनंद पूर्वक तथा सुंदर विचारों के साथ वह सौंदर्य तथा युवा अवस्था से परिपूर्ण हो जाता है। रोग एवं स्वास्थ्य दोनों ही परिस्थितियों का मूल तत्व विचार है। बीमार विचार बीमार शरीर द्वारा व्यक्त होते हैं। डरावने विचार इंसान को तेजी से खत्म कर सकते हैं। नकारात्मक विचार हजारों लोगों को निरंतर खत्म करते रहते हैं, भले ही यह प्रक्रिया तेज ना होकर धीमी गति से हो। जो व्यक्ति रोगों के विचार से घिरे रहते हैं वे निश्चित ही उन्हें आकर्षित करते हैं। चिंता संपूर्ण शरीर को कमजोर कर देती है और उसे रोगों के लिए प्रवेश के लिए खोल देती है। हमारे अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से हम उसमें शामिल ना हो, हमारे तंत्रिका तंत्र को असक्त कर देते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं।
जैसे ही हम नींबू के अचार के बारे में या अपने किसी मनपसंद भोजन के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जबकि यहाँ हमने उस भोजन को मुंह में नहीं डाला है, लेकिन लार ग्रंथियों ने सिर्फ विचार से ही लार का श्रावण बढ़ा दिया है। ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो यदि यह मानव की एक ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, तो शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को भी प्रभावित करेंगे। परमहंस योगानंद ने मनोदैहिक बीमारियों का सटीक वर्णन किया है। उनके अनुसार ये बीमारियां मन के स्तर पर होती हैं। इन्हें मन के सामर्थ्य को बढ़ाकर तथा चेतना को उन्नत बनाकर दूर किया जा सकता है। वे मानसिक शक्तियों के द्वारा रोगों के निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि सुख दुख अल्पकालीन होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्ण सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग का निवारण भी। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत रखो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। शक्तिशाली, शुद्ध एवं आनंददायक विचार शरीर को शक्तिशाली, सुंदर व ऊर्जावान बनाते हैं। शरीर एक नाजुक और जटिल तंत्र है, जो अपने ऊपर अंकित होने वाले हर विचार पर तेजी से प्रतिक्रिया दिखाता है। आदतन विचार उसके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। यदि मानव पर लगातार अशुद्ध विचारों का संक्रमण होता रहेगा, तो उसका रक्त अशुद्ध विषैला हो जाएगा। शुद्ध हृदय से शुद्ध जीवन, शुद्ध शरीर बनेगा। अशुद्ध मन से अशुद्ध जीवन एवं भ्रष्ट शरीर का निर्माण होगा। विचार ही कर्म, जीवन व व्यक्तित्व का उद्गम है। उद्गम शुरू होने पर ही ये सभी शुद्ध होंगे। इसके लिए इन सभी के शुद्ध होने के लिए उद्गम की शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान आधुनिक समाज में मानव का जीवन जटिल, भागदौड़ से भरा तथा दुविधापूर्ण है और इसके कारण मनुष्य का जीवन मानसिक तनाव से भरा हुआ है। मनुष्य बाह्य भौतिक उपलब्धियों के प्रलोभन में अत्यधिक भागदौड़ तथा मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। उसका समाज तथा परिवार के साथ तालमेल बैठाने के लिए वह इस भागदौड़ व तनाव से उसका पलायन संभव नहीं है। यह तनाव की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसे चिंता, अवसाद, कुंठा, डर, असुरक्षा की भावना और क्रोध जैसी भावनाओं का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इन भावनाओं के उत्पन्न होने से शरीर में कई प्रतिक्रिया होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन का तेज होना, रक्तचाप व मांसपेशियों का तनाव बढ़ जाना, कार्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाना, रक्त के रासायनिक व हार्मोन संगठन में असंतुलित होना, शरीर के अंगों व संस्थानों की कार्य प्रणाली में बदलाव आ जाना। जैसे जैसे यह असंतुलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के स्नायुविक लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं और यही आगे जाकर मनोकायिक रोगों को जन्म देते हैं। ध्यान द्वारा शरीर की क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान के दौरान शरीर में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह है चयापचय की गति में कमी आना। ध्यान में श्वास की गति कम हो जाती है। ऑक्सीजन का व्यय 20% तक कम हो जाता है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति भी कम हो जाती है। रक्तचाप ध्यान की अवस्था में कम हो जाता है, अतः उच्च रक्तचाप के रोगियों को ध्यान विशेष लाभप्रद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर के.एन. उरुप्पा ने इस तनाव जनित असंतुलन को 3 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, रक्त में हो रहे रासायनिक व हार्मोन्स के असंतुलन के कारण अति सक्रिय हो जाता है, जिससे अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, अवसाद और चिंता की शिकायत होती है। द्वितीय स्तर रोगों के शरीर पर लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे आंतों का अति सक्रिय होना, उच्च रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन का तेज हो जाना। तृतीय स्तर इस स्तर पर शरीर व जैविक रासायनिक तत्वों में गंभीर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप अंगों तथा संस्थानों की क्रियाशीलता में गड़बड़ी होती है।
चिकित्सा परिणामों में इस असंतुलन को देखा जा सकता है। लक्षणों के अनुरूप रोग की पहचान की जाती है तथा उसके अनुरूप उपचार हेतु शल्य क्रिया या लंबे समय तक औषधि चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। मनोदैहिक रोग प्राय उन लोगों को अन्य लोगों की तुलना में अधिक होते हैं जो कि नकारात्मक, निषेधात्मक या अनुपायी कल्पनाओं से ग्रस्त होते हैं। इस अवस्था को एलेक्सीथाइमिया कहते हैं। इन भावनाओं को उचित ढंग से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होते हैं। ये भावनाएं अवचेतन मन में जाकर दमित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, दमा, मधुमेह, थायराइड आदि मनोकायिक रोगों का बीजारोपण होता है। बीमारी का उद्गम शरीर तथा मन दोनों में कहीं भी हो सकता है। अनेक बीमारियां पहले मन में पनपती हैं, उसके बाद शरीर में उनकी बाह्य अभिव्यक्ति होती है। ऐसी बीमारियों को मनोकायिक के नाम से जाना जाता है। मधुमेह भी इसी श्रेणी में आने वाला एक रोग है। इसके विपरीत कुछ बीमारियां पहले शरीर में प्रकट होती हैं, उसके पश्चात वो मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इन्हें कायिक रोग कहते हैं। मनोदैहिक रोगों की अभिव्यक्ति शारीरिक होती है, परंतु उसका कारण शारीरिक न होकर साइकोलॉजिकल होता है। अतः इस रोग का कारण इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी होता है। यही कारण है कि इस रोग का नाम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर रखा गया है। किंस्कर ने मनोदैहिक रोगों की परिभाषा इस प्रकार दी है। मनोदैहिक विकृतियां वे अवस्थाएं हैं जिनमें स्वतः चलित स्नायु मंडल द्वारा नियंत्रित रोगी के दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव और अंतर्द्वंद शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें उन्हीं अंगों द्वारा रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति होती है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होते हैं। ये प्रमुख अंग हैं हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन एक्टिविटी आदि। अतः हम कह सकते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में शारीरिक रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार की विकृति में रोग शारीरिक अवश्य होते हैं, परंतु इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। मनोदैहिक विकृति का कारण दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव और अंतर्द्वंद होता है। इसमें उन्हीं अंगों द्वारा रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होते हैं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अधीन में रहने वाले अंग इस रोग से प्रभावित नहीं होते। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रोगी अपने इमोशनल स्टेट के बारे में कॉन्शियसली प्राय अवगत नहीं रहता है। टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट, साइकोफिजियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। संसार में अनेक मृत्यु का कारण हृदय के रोग हैं, परंतु अध्ययन से यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश रोगी शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं रहते हैं। इसका लक्षण अवश्य शारीरिक होता है, परंतु इसका कारण शारीरिक की अपेक्षा संवेगात्मक होता है। लेविस और इंगिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हृदय रोग से पीड़ित रोगियों का अध्ययन किया और पाया कि करीब 50% हृदय रोग के कारण मनोवैज्ञानिक थे। हृदय इतना नाजुक होता है कि वह दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है। जैसे कोई नवयुवती अपनी सुंदर बहन से ईर्ष्या करती है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रगति से जलन करता है, कोई पत्नी जो सदा अपने पति से तिरस्कृत रहती है, वह छात्र जो कक्षा में सदैव पिछड़ा रहता है, ऐसे लोग प्रायः इस रोग का शिकार हो जाते हैं। संवेगात्मक व्यय के लिए हृदय एक मुख्य स्रोत है, परंतु जहाँ संवेगात्मक धक्का व्यक्ति को लगता है वहाँ उसका हृदय ही अधिक घायल हो जाता है। यहाँ पर हृदय तो स्वस्थ रहता है, परंतु भय, चिंता, असुरक्षा तथा हीनता की भावना आदि के कारण उसकी प्रतिक्रिया अस्वस्थकर होती है। यहाँ लक्षण वास्तविक होते हैं, परंतु कारण संवेगात्मक द्वंद्व होता है। तीव्र उत्तेजना की संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न होती है, हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, नाड़ी भी तेज हो जाती है तथा मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। विस्ट्रल ऑर्गन में
रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। विषाद की संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न होने पर हृदय गति मंद हो जाती है और रक्तचाप भी घट जाता है। इससे हृदय तथा ब्लड वेसल से संबंधित रोग आते हैं। इसमें हृदय की गति में वृद्धि, ट्राइकार्डिया, एंजिना सिंड्रोम, हृदय रक्त धमनी में विकृति, कोरोनरी डिजीज, माइग्रेन, हाई बीपी आदि है। इसके प्रमुख रोग हैं ट्राइकार्डिया, हृदय गति में वृद्धि होना। यह व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें हृदय की गति में वृद्धि हो जाती है और हृदय बहुत जोर से धड़कने लगता है। इस विकृति में नाड़ी की गति सामान्य 72 स्पंदन से बढ़कर 150 स्पंदन या उससे अधिक हो जाती है तथा हृदय की धड़कन की गति अनियंत्रित हो जाती है और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। इससे हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। जो रोगी अपने आंतरिक द्वंद्वों को हृदय गति में वृद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करता है वह बहुत कमजोर प्रतीत होता है। कभी कभी वह बेहोश भी हो सकता है। उसे सांस लेने में कठिनाई मालूम पड़ती है। डिप्रेशन की संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न होने पर हार्ट की गति धीमी हो जाती है और रक्तचाप भी घट जाता है। मेंजर तथा क्राउस ने अपने अध्ययन में पाया कि इस तरह की मनोवैज्ञानिक अवस्था अर्थात सांवेगिक अवस्था सतत बने रहने से व्यक्ति में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यह विकृति उन व्यक्तियों में अधिक होती है जिनमें कंपटीशन की भावना तो काफी होती है, परंतु कंपटीशन में असफल होने का डर भी उतना ही बना रहता है। दूसरी है एंजाइना सिंड्रोम। इस विकृति में छाती में अचानक तीव्र और जानलेवा दर्द हो जाता है। कभी कभी इस तरह के दर्द के कारण या तो कायिक हृदय रोग होता है। जब उसका नेचर साइकोसोमेटिक होता है तब उसका कारण कोई ना कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस रोग के कई कारण होते हैं जिसमें बॉडी सिस्टम कमजोर होता है, सामाजिक अनुबंधन या किसी संघर्ष को संकेत के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता आदि प्रधान है। किशकर ने एंजाइनल दर्द के केस का उदाहरण देते हुए बताया है कि एक पुरुष रोगी की छाती में इतना तेज दर्द होता था, लगता था कि मानो उसकी छाती फट रही है। उपचार के दौरान उसे प्रभावित करने वाले एक इमोशनल शॉक की जानकारी मिली। यह आघात उसकी पत्नी का गैर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध होना था। इस संबंध के समाप्त होने पर पति का एंजाइनल दर्द भी धीरे धीरे कम होता हुआ समाप्त हो गया। तीसरा, हृदय रक्त धमनी में विकृति, कोरोनरी डिजीज। इस रोग से मरने वालों की संख्या काफी है। इस रोग में हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण हृदय को रक्त की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए और वह बीमार पड़ जाता है, जिससे हृदय के कुछ टिश्यू भी नष्ट हो जाते हैं और रोगी को दिल का दौरा पड़ जाता है। रोगी जिंदगी व मृत्यु के बीच जूझने लगता है। इस रोग का आधार शारीरिक होता है, परंतु कई बार यह मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस इस रोग का प्रमुख कारण है। फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन के अध्ययन के अनुसार टाइप ए व्यवहार वाले व्यक्तियों में हृदय धमनी विकृति होने की संभावना अधिक होती है। उच्च महत्वाकांक्षा, तीव्र प्रतियोगिता, व्यग्रता आदि टाइप ए व्यवहार के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। क्रोगर के अनुसार सांवेगिक तनाव तथा चिंता के कारण हृदय की मांसपेशियों में उत्तेजना अत्यधिक बढ़ जाती है। रक्त प्रवाह में परिधि अवरोध बढ़ जाता है तथा रक्त जमने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ये सभी कारक मिलकर हृदय को कमजोर बना देते हैं। जेम्स ने एक अध्ययन करके सांवेगिक तनाव एवं खून जमने की प्रतिक्रिया में धनात्मक संबंध दिखलाया है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि शांत प्रवृत्ति के व्यक्तियों के शरीर से निकले खून को जमने में करीब 8 से 12 मिनट समय लगा। शंकालु व्यक्ति के शरीर से निकले खून को जमने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगा तथा अत्यधिक
व्यग्र, उत्तेजित एवं डरे हुए व्यक्तियों के शरीर से निकले खून को जमने में 1 से 3 मिनट का समय लग गया। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति में संवेगात्मक तनाव की स्थिति चिरकालीन क्रोनिक होती है तो उनके रक्त नलियों में खून जल्दी जमने लगता है, जो नलियां हृदय को रक्त की पूर्ति करती हैं। नतीजा, व्यक्ति में हृदय रक्त धमनी की विकृति या कोरोनरी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। फोर्थ, हाई ब्लड प्रेशर या इसेंशियल हाइपरटेंशन। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 40 साल की आयु के बाद जितने लोगों की भी मृत्यु होती है, उनमें से करीब 50% लोग इस रोग के कारण मरते हैं। भारत में भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस रोग से प्रभावित है। यह हृदय वाहिनी विकृतियों में सबसे अधिक सामान्य विकृति है। बिना किसी स्पष्ट अंगिका कारण से ही यह रोग हो जाता है। इस रोग में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इस रोग के कारण शारीरिक होते हैं, परंतु अधिकांश केसेस में ये कारण स्पष्टतः शारीरिक न होकर संवैगिक होते हैं, जिन्हें हम मनोदैहिक विकृति में रखते हैं। मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने हाइपरटेंशन की सांवेगिक उत्पत्ति की व्याख्या करने के कई सिद्धांतों का वर्णन किया है। इंस के सिद्धांत के अनुसार इस रोग का प्रमुख कारण भय और क्रोध का धीरे धीरे जमा होते जाना है। जब ये दीर्घकालीन हो जाता है तो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो जाता है। शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है तथा रोगी में सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, अनमनस्क्यता आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। यह व्यक्ति में क्रोध एवं रोष छुपाने के कारण होती है। भले ही वह ऊपर से शांत दिखाई दे, परंतु उसके अंदर क्रोध की ज्वाला सुलगती रहती है। यही आंतरिक क्रोध की ज्वाला उसे शारीरिक रोग के लक्षण के रूप में अभिव्यक्त करती है। व्यक्तिगत संगठन तथा इस रोग का काफी संबंध है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहता है, जिसका माता पिता के साथ दृढ़ संवेगात्मक संबंध रहता है और जो असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहता है, वे इस रोग के सरलता से शिकार हो जाते हैं। असुरक्षा की भावना की क्षतिपूर्ति के रूप में आदर्श व्यवहार दिखलाने की आदत होती है। इस तरह के लोग कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति एवं मादक द्रव्यों का सहारा भी लेते हैं। इसी प्रकार दमित आक्रामक प्रवृत्ति के कारण भी व्यक्ति उस रोग का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की निष्क्रिय तथा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत होती है, वह इस रोग का शिकार अधिक होता है। आत्मविश्वास की कमी एवं असुरक्षा की भावना कमी की क्षतिपूर्ति के रूप में आदर्शपूर्ण व्यवहार दिखलाने की आदत होती है। ये जिंदगी की कठिनाइयों से बचने के लिए कुछ विशेष औषध सेवन करने की आदत के साथ ही साथ भोजन अधिक करने की प्रवृत्ति भी इनमें विकसित होती है। फिफ्थ, माइग्रेन। इसमें सिर की एक ओर तीव्र सिर दर्द होता है। दर्द एक नियंत्रित तथा कष्टकारक झंझनाहट वाला होता है। कुछ लोगों में दर्द सिर के दोनों ओर हो सकता है और चेहरे या गर्दन को भी पीड़ित कर सकता है। मैग्नीशियम की कमी से माइग्रेन की समस्या होती है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो व्यक्ति को तनाव और सिर दर्द होने लगता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि चिंता और तनाव अवसाद जैसी स्थितियों में माइग्रेन की समस्या होने का खतरा अधिक होता है। सिजोफ्रेनिया और माइग्रेन के बीच नैदानिक संबंध पाया गया है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि आपको लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है और वह सामान्य उपचार से ठीक नहीं हो रही है, तो इस बारे में किसी मनोरोग विशेषज्ञ की मदद ली जानी चाहिए। प्रकाश, आवाज या गंध के प्रति संवेदनशील होना, थकान, भोजन की लालसा या भूख की कमी, मनोदशा में बदलाव, गंभीर प्यास, सूजन तथा कब्ज या दस्त आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का दूसरा प्रकार है साइकोफिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इस श्रेणी में पाचन संस्थान से उत्पन्न रोगों को रखा जाता है। इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, डिसेंट्री, गैस्ट्राइटिस आदि प्रधान है। इन रोगों में व्यक्ति अपने
सांवेगिक तनाव की अभिव्यक्ति उन भागों में रोग उत्पन्न करके करता है जो पाचन संस्थान से जुड़े हैं। पाचन संस्थान की प्रमुख 3 क्रिया होती हैं: पाचन क्रिया, शोषण क्रिया तथा मल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया। इन सभी का नियंत्रण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में काफी दिनों तक होता है तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जिससे पाचन संस्थान की क्रियाओं में गड़बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति मनोदैहिक आमाशयांत्र विकृतियों से ग्रसित हो जाता है। आमाशयांत्र व्यवस्था को अचेतन संघर्ष तथा चिंता को अभिव्यक्त करने का एक साधारण माध्यम माना जाता है। पाचन क्रिया और निस्सारण का संबंध स्वतः संचालित क्रियाओं से है। कोई परिस्थिति जो व्यक्ति को प्रभावित करती है इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की क्रिया में गड़बड़ी पैदा कर देती है, लेकिन वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इससे प्रभावित होता है जिसकी आमाशय व आंतें कमजोर होंगी। कैनन ने बिल्ली पर प्रयोग कर यह पाया कि पाचन क्रियाओं का संवेगात्मक तनाव पर काफी प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रियाओं पर संवेगात्मक तनाव का प्रभाव काफी पड़ता है क्योंकि विसरल से मस्तिष्क तक जाने वाला स्नायु इसी आमाशय से होकर गुजरता है। इसी कारण अचेतन संवेगात्मक तनाव जिसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं रहती है आमाशय तथा आंतों की कोशिकाओं को बहुत प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप पाचन क्रियाओं में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। डॉक्टर व्यूमाउंट ने रोगियों पर किए अध्ययन के आधार पर बताया है कि संवेग का प्रभाव पाचन क्रियाओं पर पड़ता है। इस प्रकार संवेगात्मक तनाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में काफी संबंध है, लेकिन संवेगात्मक तनाव का प्रभाव व्यक्ति के आमाशय तथा आंत पर कितना पड़ेगा यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। इस श्रेणी में आने वाली प्रमुख विकृतियां निम्न हैं। पेप्टिक अल्सर। इस रोग में छोटी आंत के ऊपरी हिस्से या आमाशय में एक खुला मुंह का जख्म या घाव हो जाता है। इसका लक्षण है कि भोजन करने के 1-2 घंटे बाद पेट में दर्द होने लगता है। दर्द के साथ प्रायः वमन भी हो जाता है। अत्यधिक गंभीर अवस्था में पेट के भीतर रक्त निकलता है जो मुंह के रास्ते वमन के साथ निकलता है। इस घाव को उत्पन्न करने में आमाशय रस का काफी महत्व है। जॉन यंग द्वारा 1803 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बताया गया कि इसमें गैस्ट्रिक जूस के 3 प्रमुख तत्व म्यूकस, पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोक्लोरिक की अधिकता देखी गई है। इनसे प्रभावित प्रत्येक रोगी में हाइड्रोक्लोरिक की अधिकता देखी गई है। इसकी उत्पत्ति में पेरिस्टेंस इमोशनल स्ट्रेस का कारण होता है। जब व्यक्ति इस तरह के तनाव में अधिक दिनों से होता है तो वेगस नर्व का कार्य प्रभावित होता है। वेगस नर्व आमाशय रस तथा आमाशय के क्रमानुकंचन गति को नियंत्रित करती है। वस्तुतः सतत या चिरकालीन सांवेगिक तनाव के होने से वेगस नर्व पर नियंत्रण करीब करीब हट जाता है और काफी मात्रा में आमाशय रस निकलने लगता है जो धीरे धीरे आमाशय की दीवारों को गलाने लगता है, जिससे अंततः आंत का घाव उत्पन्न हो जाता है। ब्रैंडी ने बंदरों पर प्रयोग करके यह प्रमाणित कर दिया है कि दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव के कारण आंत में घाव हो जाते हैं। इससे रोगी के व्यवहार बनावटी होते हैं। ऊपर से देखने में ये क्रियाशील, कुशल, उत्पादक, सहायक, स्वावलंबी आदि प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि वे कभी कभी बड़ी जवाबदेही या उत्तरदायित्व वाला काम भी अपने जिम्मे ले लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन का इतिहास देखा जाता है तो पता चलता है कि उनके इन व्यवहारों के पीछे उनकी निष्क्रियता, पराश्रयता, बचपना आदि छिपे रहते हैं, परंतु चेतनतया वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस तरह के लोग अपने बारे में प्रायः गलत चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण उनमें द्वंद्व, दोष भाव तथा हीन भाव का विकास हो जाता है। इस प्रकार उन्हें प्रायः स्नेह एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
लेकिन उनके ईगो इसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तविकता छिपा देने से वे जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। वे संवेगात्मक तनाव से घिरे रहते हैं, फलतः उनकी आंतों में घाव हो जाते हैं। दूसरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, यह एक मनोदैहिक विकृति है जिसमें रोगी को भूख नहीं लगती है। रोगी के शरीर का वजन धीरे धीरे कमता जाता है। बिना किसी कायिक रोग के ही रोगी में भूख धीरे धीरे कम होती जाती है। यह रोग कम उम्र की औरतों में अधिक पाया जाता है। इसकी शुरुआत बचपन अवस्था में हो सकती है। लेजर ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि इस तरह की विकृति उन बालकों या व्यक्तियों में अधिक होती है जिन्हें मातृत्व अतिरक्षा मिला होता है। घर में विद्वेषता या कुंठा आदि होती है। थर्ड है बुलिमिया। यह एक ऐसी मनोदैहिक बीमारी है जिसमें रोगी अत्यधिक खाना खाता है, जिसके कारण उसमें मोटापा बढ़ जाता है। यह एनोरेक्सिया नर्वोसा की विपरीत स्थिति होती है। यह किसी अपूर्ण आवश्यकता का एक प्रतिस्थापित संतुष्टि है, ऐसा माना जाता है। महिलाओं में यह विवाह के प्रति अचेतन स्तर पर एक तरह का विरोध करना होता है। कोलाइटिस, यह एक ऐसी मनोदैहिक विकृति है जिसमें बहुत तरह के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मूलतः डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, पाखाना में खून आना सम्मिलित है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इस रोग का कारण दैहिक होता है, लेकिन अधिकांशतः में कारण मनोवैज्ञानिक होता है। व्हाइट ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इस रोग की उत्पत्ति में सांवेगिक तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दो प्रकार का होता है। प्रथम, म्यूकस कोलाइटिस। इसमें रोगी को खून व म्यूकस मिला पाखाना होता है, भूख बहुत कम लगती है, अपचय का शिकार हो जाता है, पेट भारी रहता है, खाना खाने के बाद पेट दर्द होता है। तथा दूसरी है अल्सरेटिव बृहदान्त्र कोलाइटिस। कोलन का म्यूकस कमजोर पड़ जाता है, जिससे उसमें घाव हो जाते हैं तथा खून निकलने लगता है। इन दोनों की उत्पत्ति प्रायः सांवेगिक तनाव के कारण होती है। इसमें परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु, संबंध विच्छेद, नौकरी का छूटना जैसे संवेग इस रोग का प्रमुख कारण होते हैं। गार्मा ने अपने अध्ययन में पाया कि कोलन कोलाइटिस उन व्यक्तियों को अधिक होता है जिनकी बुद्धि का स्तर सामान्य या सामान्य से ऊंचा होता है, परंतु इनमें उपयुक्त सांवेगिक अनुभूतियों की कमी होती है। जब जब ऐसे व्यक्ति के सामने किसी भी तरह की सांवेगिक घटनाएं उत्पन्न होती है, उनमें डिप्रेशन तथा बाउल डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाते हैं। ब्राउन के अनुसार इस तरह का रोग उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनमें नार्सिसिज्म की भावना, आत्म स्नेहन की भावना अधिक होती है तथा जिनका ध्यान अपने शरीर के अंगों के कार्यों पर जरूरत से ज्यादा होता है। मनोलैंगिक विकास का स्तर ऐसे व्यक्तियों में अपरिपक्व होता है। गैस्ट्राइटिस, इस मनोदैहिक विकृति में रोगी में इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, नौसिया, अत्यधिक गैस होना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इनका संबंध चिंता, क्रोध व आत्मदोष जैसी भावनाएं हैं। अगर कोई बालक अपने परिवार में यह देखता है कि जब जब किसी तरह का मनोवैज्ञानिक तनाव माता पिता के सामने आता है, तब उनमें अर्थात माता पिता में उक्त लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस तरह का ऑब्जर्वेशन कई बार किए जाने पर बालक में भी इसी तरह के सांवेगिक तनाव या मानसिक संघर्ष की अवस्था उत्पन्न होने पर गैस्ट्राइटिस का लक्षण विकसित होने की प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीख लेता है। हॉगर पैटरसन ने अपने अध्ययन में पाया है कि गैस्ट्राइटिस का रोग उन व्यक्तियों में अधिक विकसित होता है जिनमें डोमिनेंस का गुण अधिक होता है, जिनके भाई बहनों का आपस में विद्वेष अधिक होता है तथा प्राधिकार के प्रति भीतर ही भीतर प्रतिशोध एवं आक्रामकता का भाव अधिक होता है।
तीसरा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस श्रेणी में श्वसन संस्थान में उत्पन्न रोगों को रखा जाता है। जब जब रोगी में संवेगात्मक तनाव एवं चिंता की परिस्थितियां आती हैं तो उसमें श्वसन संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। श्वास लेने में कठिनाई का संबंध भी संवेगात्मक तनाव तथा भयावह परिस्थितियों से रहता है। व्यक्ति जब किसी भयावह या संवेगात्मक परिस्थितियों में घिर जाता है और उससे छुटकारा पाने में असमर्थ रहता है तो उसका दम घुटने लगता है। जब वह बहुत चिंतित रहता है तो वह अनुभव करता है कि उसकी छाती पर काफी दबाव पड़ रहा है। इसी प्रकार जब एक नवजात शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, स्वतंत्र रूप से सांस लेने की आवश्यकता होती है तो उसे काफी कठिनाई होती है और वह रोने लगता है, जिसे हम बर्थ क्राई भी कहते हैं। इस तरह जब व्यक्ति संवेगात्मक तनाव या भयावह स्थिति में फंस जाता है तो उसकी श्वसन क्रिया काफी प्रभावित होती है। जब इस तरह की संवेगात्मक परिस्थिति लगातार बनी रहती है तो उनमें श्वसन विकृतियां आ जाती हैं। इसके प्रमुख रोग हैं अस्थमा। इसमें ब्रोंकियल मसल्स में ऐंठन होने से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। ब्रोंकियल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे खांसी होने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। रोग का कारण क्रोध व चिंता का दमन होता है। न्यूहास ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि व्यक्तित्व, शीलगुण और दमा में काफी संबंध रहता है। दमा से पीड़ित व्यक्ति औसत से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनमें चिड़चिड़ापन, आक्रामक वृत्ति, असुरक्षा की भावना, चिंता और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। प्रौढ़ रोगियों में आश्रिता तथा भय का बाहुल्य रहता है। नेप के अनुसार इनके रोगी सुरक्षा तथा आश्रय के लिए लालायित रहते हैं। यदि शादी के बाद तलाक की बात आती है तो वो घबरा जाते हैं और दमा का दौरा आ जाता है। ट्रिलिंग और रिप्ले के कथन अनुसार इसके रोगी में विषम लिंगी संभोग संबंधी द्वंद्व पाया जाता है और वह विषम लिंगी पात्र के प्रति प्रेम और घृणा दोनों एक साथ व्यक्त करते हैं। संवेगात्मक तनाव, द्वंद्व, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, आक्रामकता की प्रवृत्ति आदि इस रोग के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दमित क्रोध और चिंता की बाह्य अभिव्यक्ति ही दमा है। कनेट तथा उनके सहयोगियों ने एक ऐसा ही अध्ययन किया जो ब्रोंकियल अस्थमा से रोग से ग्रसित थे। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ऐसे वयस्कों में मातृत्व निर्भरता का एक लंबा इतिहास होता है और जब जब इनके सामने संवेगिक परिस्थिति आ जाती है कि जिसमें इन्हें अपने माँ से अलग होने की संभावना बढ़ जाती है तो उन्हें इस रोग के लक्षण उभर कर सामने आ जाते हैं। सेकंड है कॉमन कोल्ड। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सामान्य सर्दी में इमोशनल कंपोनेंट्स की प्रधानता होती है। कुछ केसेस में सामान्य सर्दी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की आवश्यकता, दुखद परिस्थितियों से दूर रहने की आवश्यकता आदि का प्रतिफल या प्रतिक्रिया होती है। मीरलू ने अपने अध्ययन में पाया है कि जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में होता है तो उसे सामान्य सर्दी विकसित करने की संभावना अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य सर्दी अनेक तरह के उद्देश्यों को पूरा करता है। सामान्यतः यह आराम करने एवं प्रतिगमन का एक बहाना होता है। कुछ लोगों में यह विद्वेष और आक्रामकता दिखाने का एक तरीका होता है। अलेक्जेंडर तथा सॉल ने अपने अध्ययन में पाया कि एक महिला शिक्षिका जब घबराहट की स्थिति में आ जाती है या किसी डरावनी परिस्थिति में गिर जाती है तो उसे सामान्य सर्दी के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, यह एक ऐसी मनोदैहिक विकृति है जिसमें रोगी जरूरत से ज्यादा जोर जोर से सांस लेता है और छोड़ता है। इस तरह से सांस की गहराई और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो जाती है। इस विकृति के लक्षण रोगी में दिखाई देने लगते हैं जैसे चक्कर आना, शून्य हो जाना, हाथ पैर में झुंझुनी आना तथा रोगी की दृष्टि धुंधली हो जाना आदि। रोगी को लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा, हृदय के आसपास दर्द होता है। इस रोग की शुरुआत प्रायः एक ऐसी स्थिति से होती है जिसमें रोगी अत्यधिक चिंतित हो जाता है
तथा सांवेगिक प्रतिक्रियाओं अधिक गंभीर हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी केस हैं जिनमें जब व्यक्ति एंजाइटी ड्रीम तथा अन्य दूसरे तरह के भयावह सपने देखता है तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम विकसित हो जाते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय रोग प्रायः बेसिलस द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावा इस रोग के होने का कारण मनोदैहिक भी है। इसमें फेफड़ों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोगी छाती में दर्द महसूस करने लगता है। किशकर ने ऐसे केस का वर्णन करते हुए कहा है कि कई बार रोगी को उस समय तुरंत ही क्षय रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं जब वह समझता है कि उसे अब अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा, जो काफी साफ सुथरा है, तथा साथ साथ ही उसमें स्वास्थ्य लाभ के पूर्ण साधन मौजूद हैं। कुछ रोगियों में सामाजिक संघर्ष स्थापित करने की अक्षमता, असंयम तथा आत्मनिष्फलता की भावना आदि की प्रधानता होती है। ऐसे रोगियों में कभी कभी विषाद की भी अवस्था पाई जाती है, जो बीच बीच में आक्रामकता तथा विद्वेषता में प्रस्फुटित होती है। ऐसे रोगी स्वभाव में संवेदनशील, चिंतित और सांवेगिक रूप से चंचल होते हैं। फर्लाशीन ने अपने अध्ययन में पाया है कि जिन व्यक्तियों की शारीरिक बनावट एस्थेनिक टाइप अर्थात कद लंबा परंतु दुबला पतला शरीर होता है, उनको क्षय रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है। फेफड़ों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उत्पन्न हो जाता है। चौथा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है साइकोफिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर। मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियों में उन विकृतियों को रखा जाता है जो त्वचा से संबंधित है। त्वचा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सांवेगिक प्रतिक्रियाओं की स्पष्ट झलक मिलती है। जैसे जब व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में लज्जित होता है तो उसके चेहरे की त्वचा में एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह तीव्र डर की अवस्था में त्वचा के छोटे छोटे कैपिलरीज से खून बाहर आने के कारण त्वचा सूखी नजर आने लगती है। व्यक्ति के चेहरे की हवाइयां उड़ती नजर आने लगती हैं। त्वचा में छोटी छोटी बहुत सारी रक्त नलिकाएं हैं जिनका नियंत्रण व संचालन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। जब हम बहुत तनाव तथा अशांति की स्थिति में रहते हैं तो त्वचा में खुजलाहट शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति ज्यादा भावुक होता है उसे हम थिन स्किन और जो निर्लज होता है उसे हम थिक स्किन कहते हैं। इसके अलावा त्वचा विकृतियों में एक और महत्वपूर्ण सांवेगिक कारण होता है जो अन्य रोगों में नहीं होता है। वह यह है कि त्वचा संबंधी विकृतियों को छुपाया नहीं जा सकता, अतः इस विकृति को आसानी से दूसरों के द्वारा देखा जा सकता है। ओबरमेयर ने भी अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि गिल्ट फीलिंग, क्रोध, उग्रता तथा रोष आदि के कारण बहुत से त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में त्वचा में उत्पन्न रोगों को रखा जाता है जिससे न्यूरोडर्मेटोसिस, स्क्रैचिंग, ईचिंग, एटोपिक डर्मेटोसिस आदि है। न्यूरोडर्मेटोसिस इसमें त्वचा फूलन, लाली, फफोले आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस श्रेणी में अनामिका त्वचा शोथ, अंगूठा का त्वचा शोथ तथा ओंठ का त्वचा शोथ प्रमुख है। उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो अपरिपक्व प्रकृति के होते हैं और जो जिंदगी की समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। ऐसे लोगों में मुखावस्था ओरल स्टेज में लौट आने की तीव्र प्रकृति होती है क्योंकि इसमें उन्हें सुकून मिलता है। अंगूठा चूसना एक असामाजिक व बचकाना कार्य है, अतः मानसिक संघर्ष होता है और वे अंगूठा शोथ को विकसित कर लेते हैं। शोथ चूंकि एक तरह का घाव ही होता है, अतः स्वभावतः वे उसे अब चूस नहीं पाते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। स्क्रैचिंग, ईचिंग कुछ ऐसे सबूत भी मिलते हैं जिनमें यह देखा गया है कि शरीर के किसी भाग में अत्यधिक खुजलाहट एवं खरोचने की प्रवृत्ति के पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण होता है।
किशकर के अनुसार इस तरह की प्रवृत्ति का कारण दूसरों के प्रति आक्रामकता दिखलाने की इच्छा का एक तरह से विस्थापन करना होता है। जब व्यक्ति किसी कारण से अपनी आक्रामकता दूसरों के प्रति नहीं दिखला पाता है तो उस आक्रामकता को अपने प्रति विस्थापित कर देता है, जिसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक खुजलाहट, खरोचने के रूप में वह करता है। फिफ्थ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है साइकोफिजियोलॉजिकल जेंट्रो यूरिनरी डिसऑर्डर। इस तरह की विकृतियां आजकल काफी देखने को मिलती हैं। इस विकृति का संबंध शरीर के पेल्विक रीजन से तथा जेनाइटल फंक्शन से है। पेशाब, पाखाना उससे संबंधित कार्यों से होता है। संवेगात्मक कार्यों का प्रभाव जनन मूल तंत्र पर बहुत ज्यादा पड़ता है। प्राचीन काल में भी लोग इससे अवगत थे कि संवेगात्मक कारकों द्वारा यौन इच्छा को जगाया तथा दमित किया जा सकता है। क्रोगर और फीड ने अपने अध्ययन में पाया कि इंग्लैंड के अस्पताल में जनन मूत्र संबंधी रोगों से पीड़ित रोगियों में से 70% रोगों का मुख्य कारण था इमोशनल स्ट्रेस। इस श्रेणी में जनन संस्थान से उत्पन्न रोगों को रखा जाता है। इसमें मासिक धर्म संबंधी विकृतियां, नपुंसकता, गर्भपात आदि आते हैं। यूरिनरी डिस्टर्बेंस। चैपमैन ने अपने अध्ययन में पाया कि पेशाब संबंधी क्रियाओं का संबंध व्यक्ति के सांवेगिक अवस्थाओं से होता है। यूरिनरी ट्रैक में ऑटोनॉमिक फाइबर की प्रचुरता होती है, अतः इसका संबंध सांवेगिक अवस्थाओं में निश्चित ही होता है। स्ट्राइड ने एक प्रयोग किया और पाया कि पेशाब करने की बारंबारता का संबंध चिंता, आक्रामकता तथा मानसिक संघर्ष से होता है। यूरिन को बहुत देर तक रोके रखने की प्रवृत्ति का संबंध सांवेगिक दमन तथा प्रत्याहारी इच्छाओं से अधिक होता है। बच्चों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी इन्यूरेसिस या बैड वेटिंग है, जिसका कारण अपने माता पिता या अभिभावकों के प्रति तीव्र दोष या विद्वेष की भावना का कारण ही बिछावन गीला करने की समस्या को उत्पन्न करता है। मानसिक धर्म संबंधी विकृतियां, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनका संबंध तात्कालीन संवेगात्मक प्रतिबल से रहता है। ऋतुस्राव से 2-3 दिन पहले ही स्त्रियों में एक प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रिया देखी जाती है। इसी को प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कहते हैं और उस समय औरतें चिंता से ग्रस्त रहती हैं। इस रोग से उबकर स्त्रियां कभी कभी स्त्रीलिंग से भी घृणा करने लगती हैं। ऋतुस्राव की अवधियों में स्त्रियों में तनाव, रोष, बात में क्रोधित हो जाना, चिल्लाना, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाना आदि देखा जाता है। कभी कभी सिर दर्द, बदन दर्द या अनिद्रा की शिकायत भी होती है। मार्टिन ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि ऋतुस्राव की अवधि और अपराध में बहुत ज्यादा संबंध है। उन्होंने अमेरिका के एक कारागार में स्त्री कैदियों पर अध्ययन किया और पाया कि 65% अपराध जिनके लिए स्त्रियां जेल में बंद थी, ऋतुस्राव की अवधि में ही किए गए। मासिक स्राव से संबंधित 2 तरह की विकृतियां होती हैं, डायस्मेनोरिया तथा मनोजेनिक एमनोरिया। डायस्मेनोरिया में मासिक धर्म के साथ साथ तीव्र दर्द होता है। इसमें अति आक्रामकता, दूसरों पर निर्भरता, सहानुभूति व सुरक्षा पाने की तीव्र लालसा थी। क्रोगर तथा पीट के अनुसार डायस्मेनोरिया की शिकायत अधिकतर उन महिलाओं को होती है जिनमें पुरुष सुलभ शारीरिक गुणों की प्रधानता होती है। मनोजेनिक एमनोरिया में मासिक धर्म में कभी कभी पूर्णता यह बिना किसी कायिक कारण के ही रुक जाता है। इसका कारण क्रोगर ने कुछ खास कारक जैसे सांवेगिक आघात, लैंगिक संघर्ष, गर्भधारण की तीव्र इच्छा, माता या पिता की मृत्यु से उत्पन्न सांवेगिक तनाव आदि मूल में पाया है। स्वतः गर्भपात, इसका कारण भी सांवेगिक तनाव ही होता है। रिवियर तथा डनवार ने अपने प्रयोगों में यह पाया है कि जब डॉक्टर और नर्स द्वारा असंतोषजनक एवं चिंता उत्पन्न वाले कथन कहे जाते हैं तो रोगी में अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो जाती है।
उसका संवेगात्मक स्तर बढ़ जाता है, जिससे अंत में गर्भपात हो जाता है। ग्रिम ने एक अध्ययन में पाया कि जिनमें उन्होंने महिलाओं को दो समूह का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रथम समूह में वो महिलाएं थी जिन्हें कई बार स्वतः गर्भपात हो चुका था, तथा द्वितीय समूह में वो महिलाएं थी जिन्हें कभी गर्भपात नहीं हुआ था। उन्होंने पाया कि दोनों तरह की महिलाओं के व्यक्तित्वशील गुणों में काफी अंतर था। उन्होंने स्पष्ट रूप से पाया कि गर्भपात होने वाली महिलाओं में सांवेगिक नियंत्रण की कमी तथा दूसरों पर निर्भरता अधिक थी, उनमें दोष भाव भी अधिक था। 6 साइकोफिजियोलॉजिकल एंडोक्राइन डिसऑर्डर। स्वचलित स्नायु मंडल और अंतःस्रावी ग्रंथियों में घनिष्ठ संबंध रहता है। संवेगात्मक अस्वस्थ और अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकृति के संबंध में बहुत से अध्ययन किए गए हैं। डाउनजेल ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि थायराइड की अति क्रियाशीलता वृत्ति उस समय समाप्त हो जाती है जब व्यक्ति का संवेगात्मक तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के अध्ययन के आधार पर मैनेजर ने बताया कि इस रोग का कारण भी मनोवैज्ञानिक होता है। उन्होंने बताया कि उनके रोगी अपने जीवन में प्रायः कुंठित होते हैं, वह पराश्रित होते हैं तथा संवेगात्मक स्थिति रोगी के रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ा देती है और दीर्घकाल तक संवेगात्मक अवस्था बने रहने पर मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस श्रेणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न रोगों को रखा जाता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म, मधुमेह आदि। 7 साइकोफिजियोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इस श्रेणी में मूलतः पीठ दर्द, पेशियों में ऐंठन, तनाव, गठिया आदि रोगों को रखा जाता है। नेक्स्ट है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। इस श्रेणी में मूलतः चिरकालीन कंजक्टिवाइटिस तथा अन्य समान रोगों को रखा जाता है। 9 है साइकोफिजियोलॉजिकल हेमिक एवं लिम्फेटिक डिसऑर्डर। इस श्रेणी में खून व लिम्फेटिक तंत्रों में उत्पन्न रोगों को रखा जाता है। लास्ट 10 है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ अदर टाइप। इस श्रेणी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को रखा जाता है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि मन की कार्य प्रणाली विचारों पर आधारित है, तो जब तक कोई मन हमारे विचार में उत्पन्न नहीं होता तब तक हमारा मन उस विचार पर कार्य नहीं करता और हमारी वह इच्छा अपूर्ण रह जाती है। इसलिए हमें विचारों तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करना होगा। विचार एक शुद्ध ऊर्जा का रूप होता है, इसीलिए ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी इस पर लागू होता है। जब कोई विचार हमारे दिमाग से निकलता है तो बाहर नष्ट नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड में हमेशा के लिए बना रहता है। हमारा मन निरंतर रूप से विचारों को ग्रहण और प्रसारित करता रहता है। ये विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप मन में होने वाली विद्युत रासायनिक क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही हमारे शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली, उनकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपने विचार किया और उन विचारों पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। इसे हमने कुछ समय पहले ही एक नींबू या अचार या कोई मनपसंद खाने के उदाहरण द्वारा समझा है कि जैसा ही हम उसके बारे में सोचते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि विचारों की प्रकृति के आधार पर हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के रसायनों को स्रावित करता है। अतः स्वाभाविक रूप से यदि विचार नकारात्मक हैं तो शरीर में हानिकारक रसायन उत्पन्न होंगे। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो वही रसायन उत्पन्न होंगे जो हमारी शारीरिक कार्य प्रणाली को सुचारू रखने में सहयोगी होंगे। यहाँ पर साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का चैप्टर 18 समाप्त होता है और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, इसी आशा के साथ कि साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक के अगले पड़ाव पर हम पुनः मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आनंद से भरा रहे। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।
तो चलिए मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।